हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता देवी एजुकेशन अकेडमी। मैं हूं राकेश चंद्र चौहान। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं दोस्तों। ठीक है, सब्जेक्ट में लेके आया हूं बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। जी हाँ दोस्तों, बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दोस्तों मैं लेके आया हूं। इस सब्जेक्ट में दोस्तों अच्छे अच्छे की 12 बज जाती है दोस्तों कि किसी बिल्डिंग को प्लान करना है दोस्तों। ठीक है, आर्किटेक्चरल व्यू के साथ में कैसे आपको प्लान करना है बिल्डिंग को, या किसी भी स्ट्रक्चर की दोस्तों प्लानिंग कैसे की जाती है, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस हमको फॉलो करना पड़ते हैं दोस्तों। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि कोई भी यदि आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं दोस्तों तो सबसे पहले उसका हमको प्लान बनाना पड़ता है। और यदि प्लान ही यदि आप लोगों को बनाना नहीं आता दोस्तों तो आप उसके आगे कुछ भी वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी कंस्ट्रक्शन को दोस्तों हमको यदि स्टार्ट करना है दोस्तों, किसी स्ट्रक्चर को बनाना है तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग की जाती है दोस्तों। तो प्लानिंग में हमको क्या देखना है दोस्तों, फॉर एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, मान लो बिल्डिंग बना रहे हैं दोस्तों, तो आपको बिल्डिंग के अंदर आपको रूम कहाँ पे रखना है दोस्तों, क्या साइज रखना है उसकी, बेडरूम क्या रखना है, ठीक है, क्या साइज रखना है उसकी, किचन कहाँ रखना है, कितनी साइज रखना है दोस्तों, किस डायरेक्शन में रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा बिल्डिंग बाय लॉज के अंदर दोस्तों बताऊंगा सबसे पहले तो सब कि हमको जो लोकल अथॉरिटीज़ और म्यूनिसिपल पार्टी सी स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ होती है दोस्तों, तो उनके क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले बिल्डिंग प्लानिंग में हमको बिल्डिंग बाय लॉज जो होते हैं दोस्तों वो हमको पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग के, प्लानिंग की क्या प्रिंसिपल है दोस्तों। आई होप आप सभी को वीडियो यदि पसंद आ रहा हो दोस्तों तो आप उसको लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है। पहला टॉपिक लिया दोस्तों बिल्डिंग बाय लॉज। ठीक है, एक टॉपिक मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, फाउंडेशन वाला टॉपिक है दोस्तों, पहले ही पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, सेकंड टॉपिक बिल्डिंग बाय लॉज दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, बिल्डिंग बाय लॉज। ठीक है, हर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। और यदि आप बिल्डिंग प्लानिंग कर रहे हो दोस्तों तो आपको बिल्डिंग के जो बाय लॉज है दोस्तों, जो रूल्स और रेगुलेशन है दोस्तों, वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो यदि आपको नहीं पता है दोस्तों तो आप बिल्डिंग की प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो दोस्तों आप बने ही रहिए। चलते हैं आज के लेक्चर की ओर। ठीक है दोस्तों, तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग और सेकंड टॉपिक है हमारा बिल्डिंग बायलॉज। ठीक है, बिल्डिंग डिज़ाइन एंड ड्राइंग के अंदर। ठीक है, पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग बायलॉज क्या होते हैं। ठीक है, बिल्डिंग बायलॉज की हम दोस्तों बात भी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्डिंग बायलॉज क्या है। तो बिल्डिंग बायलॉज क्या होता है आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी हमको कंस्ट्रक्शन करना है या हमको प्लानिंग करना है, जिस कॉलोनी को हमको टाउन प्लानिंग करते हैं या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो प्लान बनाते हैं दोस्तों। तो जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, म्यूनिसिपल बॉडीज़ जो होती है, नगर निगम जो होते हैं, उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। तो इस प्रकार हर लोकल अथॉरिटी और जो गवर्नमेंट अथॉरिटी या जो भी म्यूनिसिपल बॉडीज़ रहती है, उनके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, प्लानिंग और टाउन प्लानिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक है, तो उन्हीं लॉज या उन्हीं रेगुलेशंस को हम बोलते हैं बिल्डिंग बाय लॉज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग, ड्यूरिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग सर्टेन रेगुलेशंस आर लेड बाय द म्यूनिसिपल बॉडी, सर्टेन रेगुलेशन आर लेड बाय द म्यूनिसिपल बॉडीज हो सकती है आपकी। ठीक है, अथॉरिटीज एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो पीडब्ल्यूडी हो सकता है, पीएचई हो सकता है, इरिगेशन, ठीक है, ब्रिज डिपार्टमेंट हो सकता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो सकता है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हो सकता है। इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। ठीक है, इस टाउन प्लानिंग सो एज टू प्रिवेंट हजार्ड डेवलपमेंट। ठीक है, हजार्ड का मतलब होता है कि जो अननेसेसरी जो बना लेते हैं, बिना अनुमति से जो बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं अतिक्रमण। ठीक है, तो उस डेवलपमेंट को एक तरह से प्रिवेंट करना। ठीक है, ऑफ सिटी सच रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कॉल्ड बिल्डिंग बायलॉज। ठीक है, तो उस लॉज को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, बिल्डिंग बायलॉज होते हैं। और यदि बिल्डिंग बायलॉज यदि नहीं रहेगा दोस्तों तो कोई भी अपने हिसाब से मकान बना लेगा या कंस्ट्रक्ट कर लेगा। ठीक है, रूल्स के हिसाब से, वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। कोई रोड के पास भी बना लेगा, रोड से कितनी डिस्टेंस छोड़ना चाहिए, कितनी नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो कितना एरिया कवर करना चाहिए, कितना हमको छोड़ना चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए। तो इस प्रकार से कितना क्या छोड़ना चाहिए, यानी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं हर कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, टाउन प्लानिंग के लिए, तो उन्हीं लॉज और उन्हीं रेगुलेशंस को हम बोलते हैं बिल्डिंग बायलॉज। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट है बिल्डिंग बायलॉज के। तो पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों कि बिल्डिंग बायलॉज अलाउ डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक ग्रोथ ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, डिसिप्लिन्स रहते हैं, एक तरह से डिसिप्लिन मतलब अनुशासन रहते हैं, या सिस्टमेटिक ग्रोथ ऑफ बिल्डिंग, जिससे ग्रोथ हो सके बिल्डिंग की एक तरह सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्डिंग एंड टाउन की, एंड प्रिवेंट हजार्ड डेवलप, और जो भी अतिक्रमण है उसको वो रोक सके। बिल्डिंग बायलॉज प्रोटेक्ट सेफ्टी ऑफ पब्लिक अगेंस्ट फायर, नॉइज, हेल्थ एंड स्ट्रक्चरल फेलियर। यदि मान लो स्ट्रक्चरल फेलियर किसी कारणवश हो रहा है, आग लग जाती है तो ठीक है, या हेल्थ की यदि कोई प्रॉब्लम रहती है, तो बिल्डिंग बायलॉज के अंदर यदि आपने बना रखा है, यदि कंस्ट्रक्ट कर रखा है, तो दोस्तों उसकी आपको गवर्नमेंट हेल्प भी करती है उसके, या कुछ हज़ार भी आपको मिल जाते हैं हर जाना।
ठीक, दे प्रोवाइड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। ठीक है, बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग यदि हम फॉलो कर रहे हैं यदि, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमको कुछ स्पेस भी हमको क्या मिलेगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी इन बिल्डिंग प्लानिंग। प्लानिंग जब हम करेंगे तो उसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ हॉरिजॉन्टल या कुछ वर्टिकल सर्कुलेशंस या कुछ स्पेस भी हमको यूटिलाइजेशन पर्पस के लिए हमको छोड़ना रहती है दोस्तों। तो उसकी वजह से जो हमारी बिल्डिंग होती है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी या एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग हम जिसको बोल सकते हैं वो हमारी बन जाती है दोस्तों। और यदि हमने स्पेस या यूटिलाइजेशन या जो प्रॉपर वेंटिलेशन या हम जितना हमको छोड़ना चाहिए उतना हमने नहीं छोड़ा है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग जो है वो हमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सही से एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, तो वो बिल्डिंग जो रहेगी हमारी इफिशियंसी बिल्डिंग नहीं हो पाएगी एक तरह से। ठीक है, दे प्रोवाइड हेल्थ सेफ्टी एंड कंफर्ट टू पीपल्स लिविंग इन द बिल्डिंग। ठीक है, और जो बिल्डिंग से जहाँ पे बिल्डिंग से हमारी, ठीक है, तो उस बिल्डिंग के लिए हेल्थ की सुविधा, ठीक है, सेफ्टी की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, इस प्रकार की जो फैसिलिटी होती है वो भी बिल्डिंग बायलॉज के अंदर हमको मिलती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंट बायलॉज कौन कौन से होते हैं। तो डिफरेंट बायलॉज के हम बोलते हैं, तो मैंने बताया कि बिल्डिंग फ्रंटेज। ठीक है, पहला तो हमारा बिल्डिंग फ्रंटेज मतलब इट इज़ द मार्जिन, ठीक है, इट इज़ द मार्जिन टू बी लेफ्ट बियॉन्ड द एक्सट्रीम एज ऑफ द रोड टू द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब जैसे रोड सामने कोई मेन रोड आ रहा है दोस्तों, और आपको उस मेन रोड पे ही आपका प्लॉट है, और यदि वहाँ आपको कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग यदि आपको बनाना है, तो दोस्तों आपको कितना फ्रंटेज छोड़ना है। ठीक है, रोड के फ्रंट में और आपकी बिल्डिंग के बीच में कितना स्पेस हमको प्रोवाइड करना है, कितना स्पेस हमको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्यों छोड़ते हैं, यदि मान लो दोस्तों आपका रोड का यदि मान लो फर्दर डेवलपमेंट हुआ, यदि रोड का आपको चौड़ीकरण हुआ मान लो फिर, तो उसकी बढ़ा दी जाती है, तो उस केस में हमारा जो रोड बिल्डिंग से रहेगा वो आपको जो नगर निगम या जो भी पार्टी से रहती है वो तोड़ नहीं सकती। ठीक है, तो उसके लिए हमको कुछ बिल्डिंग फ्रंटेज छोड़ना पड़ता है, स्टार्टिंग में कुछ मार्जिन हमको छोड़ना पड़ता है दोस्तों। ठीक, इट डिपेंड अपॉन स्टेटस ऑफ एरिया। ठीक है, और ये किस प्रकार से हमारा डिपेंड रहेगा कि कितना हमको छोड़ना है, तो दोस्तों ये लोकेलिटी या जहाँ पे हम निवास कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन से जोन में आता है, ठीक, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, या कितने रोड की चौड़ाई है, फ्यूचर में क्या एक्सपांड हो सकता है, उसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है बिल्डिंग फ्रंटेज। बात करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन स्टेज, है ना, स्टेटस ऑफ एरिया, नेचर ऑफ रोड्स, किस प्रकार का स्टेटस है एरिया का, किस प्रकार की एरिया है। ठीक है, रोड का जो नेचर है वो किस प्रकार का है, हाईवे है हमारा, है डिस्ट्रिक्ट रोड है या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, नेशनल हाईवे, यानी किस टाइप का हमारा रोड है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स रिक्वायर मिनिमम क्लियरेंस। ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है उसको रिक्वायरमेंट पड़ती है मिनिमम क्लियरेंस के लिए। पब्लिक बिल्डिंग रिक्वायर्स मोर क्लियरेंस, और जो पब्लिक गवर्नमेंट बिल्डिंग रहती है उसके लिए ज़्यादा क्लियरेंस की दोस्तों जरूरत रहती है। और यदि हमारी प्राइवेट बिल्डिंग से मतलब रेसिडेंशियल जहाँ पर हम निवास करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती, यानी मिनिमम क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। द पर्पज ऑफ दिस फ्रंटेज इज टू फैसिलेट वाइडनिंग ऑफ रोड इन फ्यूचर। है ना, क्या बोल रहा है कि फ्रंटेज में यदि हम छोड़ रहे हैं तो उसका क्या कारण है, क्या फैसिलिटी। ठीक है, तो उसका फ्रंटेज में छोड़ने का ये है कि यदि आपका वाइडनिंग हो रहा है, रोड चौड़ा यदि हो रहा है फ्यूचर में, तो उस केस के लिए मोर साइड डिस्टेंस एट कॉर्नर्स, मिनिमम साउंड पोल्यूशन भी आपको देखने को मिले दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यदि जितना रोड के पास होगा आपका बिल्डिंग्स, उतना हमको जो साउंड पोल्यूशन जो होगा दोस्तों वो ज़्यादा होगा हमारे घर के अंदर। ठीक है, तो मिनिमम साउंड पोल्यूशन हो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, फ्रंटेज जो रहता है वो हमको छोड़ना रहता है। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों, और यदि पसंद आ रहा हो तो फटाफट से उसको आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में आप फटाफट से क्या कर दिए, उसको शेयर कर दिए। और अभी तक भी आप लोगों ने चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप गीता देवी चैनल, गीता देवी एजुकेशन एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रंटेज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बिल्डिंग, कि आपकी जो बिल्डिंग है वो दोस्तों किस टाइप की है। ठीक है, आपकी जो बिल्डिंग है वो रेसिडेंशियल है, और यदि मान लो डिटैच्ड बिल्डिंग है, ठीक है, सेमी डिटैच्ड बिल्डिंग है, या रो टाइप बिल्डिंग है, मतलब रो वाइज बनी हुई है आपकी बिल्डिंग, या अटैच्ड बिल्डिंग है, ठीक है, या आपकी अटैच्ड नहीं है, इस प्रकार के अलग अलग टाइप्स रहते हैं बिल्डिंग्स के। ठीक, अब उसमें भी अलग अलग टाइप्स के अंदर हमने 3 टाइप्स देखा है कि डिटैच्ड यदि है, सेमी डिटैच्ड है, और यदि रो टाइप बिल्डिंग है। तो पहला हमारा यदि है कि प्लॉट साइज मीटर स्क्वायर के अंदर कितनी होना चाहिए। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर दोस्तों यदि बात करते हैं तो मीटर स्क्वायर के अंदर हमारी जो होगा कितनी हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अपनों क्या करना है कि जो फ्रंटेज हमको छोड़ना है वो टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप की हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, तो प्लॉट साइज के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि इतना हमको फ्रंटेज छोड़ना है। यदि हमारे प्लाट की साइज जो दे रखी है यदि 250 मीटर स्क्वायर से यदि हमारे एरिया ज़्यादा है दोस्तों, प्लाट का जो साइज वो ज़्यादा है इससे, तो उस केस में हमको फ्रंटेज जो छोड़ना है, यानी रोड और बिल्डिंग के बीच में जो हमको छोड़ना है दोस्तों फ्रंटेज डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, वो 12 मीटर तक आपको छोड़ना पड़ेगी। और यदि हमारी 125 से 250 मीटर स्क्वायर तक यदि आपका एरिया है प्लॉट का, ठीक है, तो उस केस में हमको 8 से 12 मीटर तक आपको फ्रंटेज छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। और यदि मान लो हमारा 50 से 125 तक है तो दोस्तों आपको 4.5 से 8 मीटर तक हमको फ्रंटेज वाली जो डिस्टेंस है हमारी, ठीक है, रोड और बिल्डिंग के बीच की, वो इतनी कम से कम आपको छोड़ना पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रंटेज
बिल्डिंग बाय लॉज के अकॉर्डिंग यदि हम बना रहे हैं दोस्तों, तो फ्रंटेज यानी रोड और बिल्डिंग के बीच में इतना हमको स्पेस छोड़ना पड़ता है। ठीक, अब हम बात करते हैं ओपन स्पेस। ठीक है, अगला आता है हमारा ओपन स्पेस। ओपन स्पेस किसको बोलेंगे दोस्तों? तो ओपन स्पेस आर एसेंशियल टू सेटिस्फाई द लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट। मैंने क्या बोला कि यदि आपको प्रॉपर लाइटनिंग चाहिए घर के अंदर और वेंटिलेशन चाहिए, हवा चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ ओपन स्पेस छोड़ना पड़ता है घर के अंदर या आपकी बिल्डिंग के अंदर हमको ओपन स्पेस छोड़ना पड़ता है। आप ओपन स्पेस हो सकता है आपका हॉरिजॉन्टल हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है। ठीक है, मतलब सर्कुलेशन के फॉर्म में हो सकता है इस प्रकार से। ठीक है, तो हमारा जो ओपन स्पेस होगा दोस्तों, हम बात करते हैं कि यदि आउटर ओपन स्पेस है, ठीक है, आउटर स्पेस कितना छोड़ना है, इनर कितना छोड़ना है, आउटर मतलब बाहर वाला, तो दे आर एडिशनल मार्जिन्स टू बी लेफ्ट विद इन द प्लॉट टू आइसोलेट द बिल्डिंग फ्रॉम रोड एंड नेबरिंग बिल्डिंग्स। ये जो होता है दोस्तों आउटर ओपर स्पेस जो होता है, जैसे हमने मार्जिन वाला छोड़ा ही था फ्रंटेज वाला, इसके अलावा यदि आप कुछ और छोड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो एक तरह से आपका एडिशनल मार्जिन हो जाता है। ठीक है, और यदि आपने ये छोड़ा है तो आपका जो बिल्डिंग्स रहेगी वो एक तरह से और भी ज़्यादा आइसोलेट हो जाएगी। ठीक है, यह एफिशिएंसी आपकी बिल्डिंग बन जाएगी। ठीक, इसके बाद यदि हम इनर की बात करते हैं कि इनर में आपको ओपन स्पेस कितना छोड़ना है, तो दे आर ओपन स्पेसेस विद इन द बिल्डिंग्स। बिल्डिंग के अंदर का जो स्पेस हम छोड़ते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं ओपन इनर ओपन स्पेस। दे आर नीडेड इन हैवीली कंजेस्टेड एरिया। और ये कहाँ पे जरूरत रहती है दोस्तों, कि जहाँ पे यदि आपका हैवीली है, मतलब ज़्यादा संख्या में यदि हमारा कंजेस्टेड एरिया है, पॉपुलेशन यदि ज़्यादा है, तो उस टाइप के एरिया में दोस्तों हमको बहुत ज़रूरी होता है कि आपको इनर स्पेस छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये क्यों छोड़ते हैं कि प्रोवाइड लाइटनिंग टू द इंटीरियर रूम्स। ये क्या करता है, यदि आपने इनर स्पेस यदि छोड़ रखा है दोस्तों, तो आपको जो अंदर वाले जो रूम होंगे, इंटीरियर रूम्स होंगे, तो उनके अंदर आपकी प्रॉपर लाइटनिंग आपको देखने को मिलेगी और प्रॉपर वेंटिलेशन हमको देखने को मिलेगा। एयर सर्कुलेशन हमारा अच्छे से अच्छे होगा। क्रिएट इनर आउट यार्ड। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि एक्सटीरियर ओपन स्पेस यदि वो छोड़ना है तो कितना छोड़ना है। एक्सटीरियर ओपन स्पेस में भी इन फ्रंट, ठीक है, या भी आपका फ्रंट में हो सकता है या आपका साइड में हो सकता है, रियर और साइड ऑफ द बिल्डिंग। मतलब आपका ओपन स्पेस छोड़ रहे हैं दोस्तों, तो ये आपका हो सकता है आप फ्रंट में छोड़ो उसको, ठीक है, या आप पीछे भी छोड़ सकते हैं या दोनों साइड में आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और यदि दोस्तों आपने यदि ओपन स्पेस छोड़ा है, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी जो बिल्डिंग होगी वो ग्रीन बिल्डिंग होगी या एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारा यदि हमने चारों डायरेक्शन में यदि हमने ओपन स्पेस छोड़ रखे हैं दोस्तों, तो उसकी वजह से हमारी जो बिल्डिंग होगी उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन आपको देखने को मिलेगा, एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका लाइटनिंग अच्छी होगी, आपको दिन में आपको लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से हमारी बिल्डिंग बनेगी दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे डोर विंडो हम इस प्रकार से प्रोवाइड कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वेंटिलेशन घर के अंदर एंटर हो और एयर सर्कुलेशन भी अच्छे से हो। ठीक है, और एक तरह से हमको लगा कि नहीं बिल्कुल हमें आरामदायक बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्रंट का ओपन स्पेस है दोस्तों वो कितना छोड़ना है, तो वो भी डिपेंड करना है हमारे कि एवरी बिल्डिंग फ्रंटिंग ए स्ट्रीट शेल हैव ए फ्रंट स्पेस। ठीक है, घर के सामने जो हम गलियारा छोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि फ्रंट ओपन स्पेस। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है दोस्तों कि विड्थ ऑफ स्ट्रीट कितनी है हमारी। ठीक है, जो हमारा कॉरिडोर है, जो हमारी गली है दोस्तों, ठीक है, उसकी विड्थ कितनी है, उसके हिसाब से हमको फ्रंट का जो स्पेस है वो हमको छोड़ना रहता है। यदि हमारी जो विड्थ है दोस्तों, यदि उसकी 7.5 है, विड्थ मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि छोटा गलियारा है या जो आपका रोड होता है घर के सामने वाला छोटा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ स्ट्रीट। यदि आपकी 7.5 मीटर तक है दोस्तों, तो आपको ओपन स्पेस जो छोड़ना है मिनिमम आपको इतना छोड़ना पड़ेगा, 1.5 मीटर तक आपको छोड़ना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आप अपनी इच्छा से छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एरिया यदि ज़्यादा हो तो। इसके बाद यदि हमारा विड्थ ऑफ स्ट्रीट यदि 7.5 से 18 मीटर तक यदि है दोस्तों, ठीक है, तो आपको ओपन जो स्पेस छोड़ना है स्टार्टिंग में फ्रंट में छोड़ना, वो आपको 3 मीटर तक कम से कम आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि विड्थ ऑफ स्ट्रीट यदि 7.5 से 18 मीटर, ठीक है, ये है ना, तो आपको 4.5 ये दोनों यहाँ पे कॉमन ही है। ठीक है, इन दोनों में से आप कितना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यदि आपका अबव 30 मीटर यदि है दोस्तों, है ना, यहाँ पे 18 से 30 कर लेना इसको, 18 से यदि 30, ठीक है, 18 से 30, ठीक है, 18 से 30 तक 4.5 होना है। और यदि आपका अबव 30 मीटर है दोस्तों, आपको 6 मीटर तक हमको ओपन स्पेस फ्रंट में छोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि रियर जो हमारा साइड वाला जो या बैक वाला जो होगा दोस्तों, वो कितना आपको छोड़ना है। तो एवरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग शेल हैव ए रियर ओपन स्पेस, कितना छोड़ना है आपको, कि 3 मीटर का हमको रियर स्पेस छोड़ना है दोस्तों। ठीक, एंड इन नो केस इट शुड बी लेस देन 1.5 मीटर, और किसी भी केस में दोस्तों आपको 1.8 मीटर से आपको कम नहीं छोड़ना है। ठीक है, मतलब हमको जो छोड़ना है वो कितना छोड़ना है, रियर स्पेस जो छोड़ना है आपको 3 मीटर छोड़ना है, पर किसी भी केस में आप 1.8 मीटर से आप कम नहीं छोड़ सकते, इतना तो मिनिमम हमको छोड़ना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं साइड वाला जो होता है, ये तो हो गया दोस्तों हमारे रियर मतलब बैक वाला हो गया है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बैक वाला ओपन स्पेस हो गया, 1.8 मीटर कम से कम हमको छोड़ना है। इसके अलावा ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ सकते हो अपनी इच्छा, कोई दिक्कत आपके पास यदि प्लॉट की साइज़ ज़्यादा है तो। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि साइड का जो ओपन स्पेस है दोस्तों, वो कितना छोड़ना हमको बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, तो यदि हमारी डिटेच्ड बिल्डिंग है दोस्तों, तो शुड
हैव ए मिनिमम 3 मीटर, शुड हैव अ मिनिमम 3 मीटर ओपन स्पेस हमको छोड़ना है दोस्तों साइड का, यदि हमारी डिटैच्ड बिल्डिंग है, ठीक है। तो आपको कम से कम 3 मीटर छोड़ना है एट बोथ द साइड्स, है ना, एट बोथ द साइड, दोनों आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमको कम से कम 3 मीटर छोड़ना है। वेयर ए सेमी डिटेच, यदि आपकी एक तरफ से डिटेच्ड बिल्डिंग है दोस्तों तो आपको 3 मीटर छोड़ना है किसी एक साइड में, ठीक है। इधर से हमारे मान लो एक बिल्डिंग आपकी इधर है, यहाँ पे हमारी एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग हमारे यहाँ पर और एक बिल्डिंग उसी से अटैच है मान लो इस प्रकार से, ठीक है। तो जिधर हमारा खुला स्पेस दिखाई दे रहा है उधर आपको 3 मीटर कम से कम छोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो ओपन स्पेस मेंशन्ड आर फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग अप टू 10 मीटर, और यहाँ पे बताया है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए आप 10 मीटर तक छोड़ सकते हैं दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया कि यदि आपके पास ज़्यादा साइज है तो आप अपने इच्छा से ज़्यादा छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर मिनिमम मैंने बता दिया कि आपको इतना तो छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम रियल स्पेस की हम बात करते हैं दोस्तों 1.8 मीटर हमको छोड़ना है, और ओपन स्पेस की हम बात करते हैं साइड का तो वो हमको 3 मीटर छोड़ना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मिनिमम स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं दोस्तों, बिल्डिंग के जो मैं एलिमेंट्स ड्रा करते हो तो उसमें मिनिमम डायमेंशन कितनी क्या रखना रहती है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं। एरिया रिक्वायरमेंट, ठीक है, द लिमिटेशन ऑफ एरिया इज अचीव्ड बाय सेटिस्फाइंग द फ्लोर एरिया रेशियो, या फ्लोर स्पेस रेशियो बोलते हैं, फ्लोर एरिया रेशियो बोलते हैं इसको, फ्लोर एरिया रेशियो FAR, ठीक है। द लिमिटेशन ऑफ एरिया इज अचीव्ड बाय सेटिस्फाइंग फ्लोर स्पेस एरिया, या फ्लोर एरिया स्पेस का जो रेशियो होता है यदि वो आपने सेटिस्फाई कर दिया दोस्तों तो आपके अंदर जो लिमिटेशंस होगी वो आपको अच्छी होगी घर के अंदर, ठीक है। द फ्लोर स्पेस एरिया, अब फ्लोर स्पेस एरिया दोस्तों क्या होता है कि टोटल एरिया कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर, मतलब ऑल फ्लोर पे जो हमारा कवर्ड एरिया है दोस्तों वो कितना है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड, जितने भी नंबर आप फ्लोर से दोस्तों आपकी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, तो वो टोटल जो फ्लोर एरिया है दोस्तों आपने जितना कवर किया है, सारे फ्लोर पे कितना एरिया हमने कवर किया है, जो छोड़ रखा है उसको नहीं, जितना हमने कवर किया हुआ है दोस्तों, ठीक है, उस टोटल कवर्ड एरिया जो होगा फ्लोर का उसको हम डिवाइड कर देंगे, टोटल जो हमारे प्लॉट की साइज है यानी प्लॉट का जो एरिया है दोस्तों उसे हम डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा फ्लोर स्पेस रेशियो आ जाएगा दोस्तों। और इसकी यदि हम रेंज की हम बात करते हैं तो जो फ्लोर स्पेस रेशियो आना चाहिए दोस्तों 1 से 2 तक आना चाहिए, ठीक है, इस रेशियो में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी होना चाहिए, तो बिल्डिंग बॉयलॉज यदि हम दोस्तों फॉलो कर रहे हैं तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आर रिलेटेड टू फ्लोर एरिया रेशियो एंड प्रोविजंस ऑफ ओपन स्पेस, कि आपने ओपन स्पेस कितनी प्रोवाइड की है दोस्तों साइड में, फ्रंट में या आपकी रियर साइड में, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने ओपन स्पेस कितनी छोड़ रखी है और आपका फ्लोर एरिया रेशियो कितना है दोस्तों, उस पर आपका डिपेंड करेगा कि आपको हाइट कितनी छोड़ना है या कितनी प्रोवाइड करना है मिनिमम हमको बिल्डिंग की। फिर भी कि द मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग जो होगी दोस्तों शुड नॉट एक्सीड 2 टाइम्स द विड्थ ऑफ रोड प्लस फ्रंट ओपन स्पेस, पर मैक्सिमम आप हाइट दोस्तों कितनी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा कि मैक्सिमम जो हाइट है दोस्तों बिल्डिंग की वो किसी भी केस में ज़्यादा नहीं होगी, कितने कि 2 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होगी इसके विड्थ ऑफ रोड, फॉर एग्जांपल मान लिया कि 5 मीटर का हमारा रोड है या 3.5 मीटर या 4 मीटर मान लेते हैं कि 3-4 मीटर का हमारा रोड है, ठीक है, प्लस फ्रंट में हमने ओपन स्पेस छोड़ रखा है, कितना छोड़ रखा है, तो मान लो हमने 1.8 का छोड़ रखा है, मान लिया हमने 1.8 का या 2 मीटर का मान लेते हैं, ठीक है, 4 + 2 हमने मान लिया, ठीक है, कि 4 + 2 हमने मान लिया कि 4 हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा 4 प्लस ये हो गया हमारा 2, मतलब हमको 6 मीटर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 मीटर का, इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गई हमारी 12 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों छोड़ना पड़ता है, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग शुड नॉट एक्सीड, मतलब इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है किसी भी कंडीशन में, इसे आप कम रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और यदि मैं फीट की यदि बात करूँ दोस्तों तो आपको कम से कम यदि मैं बात बताता हूँ आपको तो, ठीक है, 10 फीट की यदि बात करते हैं दोस्तों, फीट में यदि हम बात करते हैं तो 10 फीट से आपका कभी भी नहीं रखना है दोस्तों, ध्यान रखना। और यदि एक एवरेज की हम बात करते हैं तो आपको 12 फीट आपको रखना है रहेगी, 12 फीट यदि आपने रखी दोस्तों तो ये आपकी बिल्डिंग के लिए सफिशिएंट हाइट है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मिनिमम साइज आप रूम कितनी होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम साइज आपकी रूम की कितनी होना चाहिए, तो वो आपका कौन से टाइप का रूम है दोस्तों इस पर आपका डिपेंड करता है, ठीक है। नेम ऑफ रूम दे रखा है पहले कॉलम में मैंने, उसके बाद दे रखा कि मिनिमम एरिया कितना आपको रखना है या मिनिमम साइज आपको कितनी प्रोवाइड करना है और मिनिमम हाइट कितनी प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब नेम ऑफ रूम के अंदर दोस्तों मैंने दे रखा कि आपका हैबिटेट रूम है यानी बेडरूम है, या आप जहाँ पे निवास कर रहे हैं लिविंग रूम है या ड्राइंग रूम या डाइनिंग रूम या स्टडी रूम, ठीक। इस प्रकार से यदि आपने कोई रूम्स यदि आपने बनाए हैं दोस्तों प्लानिंग में, आपने जो रूम है तो उसका यदि आपका कवर्ड एरिया यदि 9.5 मीटर स्क्वायर है दोस्तों, तो उसमें मिनिमम जो साइज़ रखना है, मतलब एक जो साइज़ रखना है आपको 2.4 मीटर रखना है आपको कम से कम, दूसरी साइज़ फिर इसको आप डिवाइड करने पर आपको बदल जाएगा कितनी होगी, ठीक है। आपका मिनिमम एरिया यदि मान लो इन कमरों का कितना है 9.5 मीटर स्क्वायर है,
तो आपको विड्थ जो रखना है दोस्तों, साइज जो रखना है 2.4 मीटर आपको विड्थ प्रोवाइड करना है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, विड्थ है, ये ध्यान रखा, विड्थ है हमारी, क्या है, विड्थ है, ये विड्थ चौड़ाई, ठीक है। और उस केस में ये आपको हाइट कितने प्रोवाइड करना है, तो शुड नॉट बी लेस देन 2.75 मीटर दोस्तों, ठीक है। कम से कम आपको 2.75 मीटर आपको हाइट प्रोवाइड करना पड़ेगी बिल्डिंग के अंदर जो रूम है उनकी। अब उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों किचन की। तो किचन के अंदर दोस्तों आपको कितना प्रोवाइड करना है, तो किचन के अंदर यदि हमें एरिया हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, तो आपको 5 मीटर स्क्वायर यानी 5 मीटर स्क्वायर से आप एरिया कम नहीं रख सकते। इसे यदि आपने कम रखा है दोस्तों, तो आपको सामान वगैरह या जो भी आपका प्लेटफॉर्म वगैरह, मतलब आपको काम करने में आसानी नहीं होगी, यानी डिफिकल्टी होगी, ठीक। और उसके बाद यदि हम वाइड्थ की बात करते हैं कि विड्थ हमको कितनी, चौड़ाई कितनी रखना है, तो दोस्तों आपको 1.8 मीटर कम से कम आपको विड्थ रखना पड़ेगी किचन के अंदर। अब हम बात करते हैं किचन की हाइट कितनी रखना है, तो दोस्तों किचन की हाइट भी आपको 2.75 मीटर रखना है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसे आपको कम नहीं रखना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बाथरूम या WC जिसको हम बोलते हैं वाटर क्लोसेट। इसका एरिया दोस्तों आपको 1.8 मीटर से आपको कम नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है। और 1.2 मीटर मतलब दरवाजे की जो हमारी चौड़ाई होती है उतनी हमको विड्थ रखना है कम, ठीक। और हाइट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो 2 मीटर से हमारी हाइट जो है वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 मीटर यानी 2.1 का हमारा दरवाजा आता है मेन, और उसके बाद 2 मीटर तक मतलब मिनिमम डोर आपकी हाइट हो जाएगी। तो बाथरूम के लिए दरवाजे की हाइट हमारी 2 मीटर दोस्तों, और 1.2 मीटर उसकी विड्थ दरवाजे की चौड़ाई हो जाएगी, और 1.8 मीटर हमारी क्या हो जाएगा, उसका टोटल एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि स्टोर रूम, जहाँ पे हम स्टोर करने के लिए, जो सामान रखने के लिए जो हम रूम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टोर रूम। तो इसका जो एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा 3 मीटर स्क्वायर तक होना चाहिए दोस्तों, और इसमें मिनिमम साइज़ का हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से 3 मीटर स्क्वायर यदि आपके पास एरिया, तो आप उसको कैसे भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको सामान रखना है, यहाँ पे कोई सोना तो है नहीं, ठीक है। और उसके बाद हाइट की बात करते हो, तो हाइट हमारा 2.2 मीटर तक मिनिमम होना चाहिए दोस्तों, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं, यदि आपने गैराज बनाया है, गैराज मतलब आपको पार्किंग के लिए, ठीक है। तो पार्किंग के लिए यदि आपने गैराज बना रखा है दोस्तों, आपको कार को आपको करना है, तो फिर आपको क्या करना, पार्क करना है, तो आपको 12.5 मीटर तक आपको एरिया रखना है दोस्तों। और उसके बाद डिपेंड करेगा कि आपको साइज़ कितने रखना है, तो आपको अपने हिसाब से आपकी गाड़ी की जो विड्थ है वो कितनी है कितनी नहीं है, ठीक। इसके अलावा यदि मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों की जो विड्थ आती है हमारी बिल्डिंग, ठीक है, सॉरी, हाइट की बात करते हैं तो 2.2 मीटर दोस्तों आपको याद रखना है, 2.2 मीटर इसकी क्या रखना है, गैराज की आपको हाइट रखना है। इसके बाद दोस्तों यदि स्टेयर केस यानी चढ़ाव जो रहते हैं उसकी हम बात करते हैं, तो मिनिमम विड्थ दोस्तों आपको स्टेयर की इतने रखना है, चौड़ाई जो रखना है आपको 1 मीटर रखना है दोस्तों, 1 मीटर से आपको कम नहीं रखना है दोस्तों, एज पर बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मिनिमम जो क्लियर हेड की जो रूम होगी, जहाँ पर हम जिसको हम बोलते हैं हेड रूम, जहाँ पे जो सिर हमारा टकराता है दोस्तों, तो उसकी जो हाइट रखना है 2.2 मीटर हमको कम से कम रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो साइज ऑफ रूम्स की हम बात करते हैं कितना रखना है। तो ड्राइविंग रूम की हमने बात की है कि ड्राइंग रूम कितना होना चाहिए दोस्तों। ड्राइंग रूम शुड बी द वेरी फर्स्ट रूम ऑफ द हाउस एज वी इंटर। जैसे ही हम इंटर करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा ड्राइविंग रूम या लिविंग रूम जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, वो आपका होना चाहिए बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। मिनिमम एरिया की दोस्तों हमने बात की कि मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए, तो मिनिमम एरिया हमारा 15 से 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर तक होना चाहिए। इसके बाद जनरल साइज़ की हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड जो साइज़ दोस्तों हम जो रखते हैं, ठीक है, ये आप हम लोग जो जनरल जो साइज़ रखते हैं दोस्तों वो साइज़ रखते हैं कि 3.5 मीटर हमने रख ली, ठीक है, विड्थ रख ली, और 5.5 मीटर उसकी लेंथ रख ली। इस प्रकार से हम कुछ साइज़ रखते हैं, अपने हिसाब से अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप साइज़ रख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, पर जो एरिया बता रखा हुआ 15 से 20 स्क्वायर मीटर तक होना चाहिए, ठीक। इसके बाद वेंटिलेशन इन ड्राइंग रूम, वेंटिलेशन की हम बात करते हैं दोस्तों, जितना हमने एरिया रख रखा है उस एरिया से हमारा 10% से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, और ध्यान रखना, और 20% से हमको ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। मिनिमम विंडोज एरिया शुड बी नेवर, ठीक है, शुड नेवर बी लेस देन 10% ऑफ द फ्लोर एरिया, बट 20% इज प्रिफेयर्ड, ठीक है। 10% से कम नहीं होना चाहिए, बट हम प्रिफेयर करते हैं 20% तक होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ड्राइंग रूम है दोस्तों की मैक्सिमम जो यूटिलाइज़ करते हैं, मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं हम ड्राइंग रूम का या लिविंग रूम का ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि सोना जो होता है वो बेडरूम के अंदर होता है, खाना जो बनाना होता है वो किचन के अंदर होता है, तो बाकी जो प्रोसेस होती है दोस्तों, हमारे दिन की सारा जो समय जो बीतता है हमारा, वो ड्राइंग रूम या जो हमारा लिविंग रूम होता है उसी के अंदर हमारा समय बीतता है पूरा दिन, ठीक है। तो इसके अंदर जो वेंटिलेशन है दोस्तों वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तो मिनिमम बता रखा कितना 10% तक होना चाहिए, और ठीक है, पर हम जो प्रिपेयर करते हैं दोस्तों 20% तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर के अंदर एयर सर्कुलेशन और वेंटिलेशन या लाइटनिंग हमको मिल सके। अब इसके बाद बात करते हैं कि डाइनिंग रूम, ठीक है। डाइनिंग रूम जो होता है दोस्तों, इट इज़ प्लेस वेयर फैमिलीज टेक देयर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। डाइनिंग रूम इसको बोलते हैं जहाँ पे हम दोस्तों नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, या डिनर करते हैं, या ब्रेकफास्ट करते हैं। इस प्रकार का जो रूम होगा जहाँ पे हम भोजन करते हैं, तो उस रूम को हम बोलते हैं डाइनिंग रूम। और इसकी जो स्टैंडर्ड साइज होती है कुछ दोस्तों, वो इस प्रकार से स्टैंडर्ड साइज होती है, इसके अलावा अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है हमारा किचन, किचन जहाँ पे हम भोजन पकाते हैं। ए किचन इज ए प्लेस वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड एंड स्टोर्ड फॉर कंज्यूमशन, ठीक है।
इसकी साइज़ दोस्तों इस प्रकार से होती है कुछ स्टैंडर्ड साइज। अब वेंटिलेशन की बात करते हैं, वेंटिलेशन आपको कितना रखना है, तो विंडो एरिया शुड बी एटलीस्ट, कम से कम हमको फ्लोर एरिया जितना दे रखा है दोस्तों किचन का, उसका 15% तक कम से कम हमको रखना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, एटलीस्ट हमको 15% तक आपको फ्लोर एरिया का रखना पड़ेगा दोस्तों किचन के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम। तो बेडरूम के अंदर बात करते हैं, बेडरूम किसको बोलेंगे, जहाँ पे हम आराम करते हैं या रेस्ट करते हैं, और वो डे नाइट की बात करते हैं। एवन स्पेंड्स मेजर पार्ट ऑफ द डे इन द बेडरूम, एदर स्लीपिंग या रिलैक्सेशन या स्लीपिंग के लिए जो हम रूम बनाते हैं दोस्तों उसको हम बोलते हैं बेडरूम। ए मिनिमम फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 10 मीटर स्क्वायर तक इसका एरिया होना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से कुछ स्टैंडर्ड साइज दे रखी है दोस्तों, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेंटिलेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी वेंटिलेशन जो होना चाहिए, जितना हमने फ्लोर एरिया दे रखा है उसका 10% तक आपको कम से कम विंडो के लिए आपको छोड़ना है, वेंटिलेशन के लिए छोड़ना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बाथरूम और डब्ल्यूसी की बात करते हैं, तो बाथरूम इज प्लेस वेयर inmates take bath and the waste water is collected and converted off. Water closet is the place of collection of human discharges. मिनिमम फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए, 1.8 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, 2.8 मीटर। ठीक है, बाथरूम के लिए इतना होना चाहिए। ठीक है, फ्लोर एरिया फॉर बॉथ एंड डब्ल्यूसी शुड नॉट बी लेस देन। ठीक है, और उसके बाद विड्थ की बात करते हैं, तो हमारा जो डोर की जो साइज होती है, दरवाजे की जो साइज होती है दोस्तों, कम से कम उतनी हमको विड्थ प्रोवाइड करना है, यानी 1.2 मीटर। ठीक है, डब्ल्यूसी शुड हैव ए मिनिमम विड्थ 0.9 मीटर होना चाहिए डब्ल्यूसी के दोस्तों वाटर क्लोज के लिए, एंड मिनिमम लेंथ कितनी होना चाहिए, 1.2 मीटर होना चाहिए। ए मिनिमम फ्लोर एरिया जो होना चाहिए दोस्तों हमारे कितना होना चाहिए, इसके लिए 1.1 स्क्वायर मीटर होना चाहिए फॉर डब्ल्यूसी। उसके बाद हम बात करते हैं वेंटिलेशन कितना देना दोस्तों, आप तो 50 है ना, 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर बाय इतना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, हाइट आपको 1.2, इसके अलावा आपको ये साइज भी आप इस प्रकार से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने हिसाब से। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कि स्टोर रूम जहाँ पे दोस्तों हम जो फूड होता है, हमारा जो भी ग्रेन्स वगैरह होता है, यूटेंसिल होती है, उसको हम स्टोर करने का काम करते हैं जिस रूम के अंदर, उसको बोलेंगे स्टोर रूम। फ्लोर एरिया दोस्तों इसके लिए कितना होना चाहिए, 15 से 20 स्क्वायर मीटर तक दोस्तों। अब हम बात करते हैं वरांडा के लिए जो होना चाहिए हमारा ओपन कितना होना चाहिए, इट इज़ एरिया ओपन ऑन वन साइड, 2 साइड्स और 3 साइड। ठीक है, वरांडा उसको बोलेंगे दोस्तों कि जो एक साइड से या 2 साइड से या तीनों साइड से क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है, जो हमको सर्कुलेशन पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं दोस्तों, सर्कुलेशन, है ना। मिनिमम विड्थ जो होना चाहिए 1.5 मीटर होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 4 मीटर, और जो हमारा वरांडा उसके 4 मीटर से ज़्यादा दोस्तों आपको नहीं रखना है वरांडा की आपको। ठीक है, और 1.5 मीटर कम से कम हमको रखना है। हाइट की बात करते हैं 2.1 मीटर आपको प्रोवाइड करना है कम से कम। ठीक है, ताकि हमको सर्कुलेशन जो हो दोस्तों, तो उसमें हमको कोई दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं पूजा रूम। मैनी पीपल परफॉर्म पूजा इन हाउसेस, इट इज़ क्वाइट क्लम स्पेस टू परफॉर्म पूजा, इट शुड बी लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। ठीक है, अब पूजा रूम दोस्तों, तो यहाँ पे जो होना चाहिए, यहाँ पे जो डायरेक्शन होना चाहिए, विंड की डायरेक्शन प्रॉपर मिलना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। तो इसके लिए विंड की जो डायरेक्शन प्रॉपर मिले, विंड अच्छे से हमारी ब्लो हो, तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट वाला जो कॉर्नर रहता है दोस्तों पूजा रूम के लिए बेस्ट माना जाता है। ठीक है, क्योंकि एयर का जो सर्कुलेशन होता है बहुत अच्छी तरह से होता है दोस्तों, यहाँ पे अच्छी डायरेक्शन मानी गई है इसको। ठीक है, और उसके बाद साइज़ की हम बात करते हैं तो 2.1 मीटर आप स्टैंडर्ड जो है टफली यदि हम बात करते हैं तो 4 मीटर स्क्वायर तक आप रख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अवेलेबल यदि ज़्यादा है या तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टडी रूम जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, तो वो भी अच्छे से होना चाहिए, तो इसकी भी बात करते हैं तो 10 से 12 मीटर तक होना चाहिए। और ये भी यदि हम कोशिश करें कि जो हमारा पूजा रूम है इसी के आसपास में कहीं हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ प्लान दे रखा है दोस्तों, तो इस प्रकार से है ना, हम कुछ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टडी रूम दे रखा है ना, इस प्रकार से ये लॉन्च दे रखा है। ठीक है, ये फैमिली रूम दे रखा है। ठीक, इसके बाद ये हॉल दे रखा है, ये डाइनिंग रूम दे रखा है, और ये किचन दे रखा है, और इसके ठीक है, और इसके अलावा ये कुछ और एक और भी रूम दे रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड। तो इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग टाइप्स की बिल्डिंग के प्लान दे रखे हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग के प्लान दे रखे हैं दोस्तों इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अलग अलग टाइप के दोस्तों यहाँ पे प्लान दे रखे हैं, है ना। ये गैराज है, एंट्री हमारी किचन है ना, उसके बाद डाइनिंग रूम से हमारा फैमिली रूम जिसको हम बोलते हैं, लिविंग रूम या है ना, मास्टर बेडरूम, और फिर बेडरूम और अगला बेडरूम। इस प्रकार से अलग अलग रूम्स दे रखे हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, ये इस प्रकार से दे रखे हैं अलग अलग रूम्स, और ये फाइनल हमारा क्या है, प्लान है। ठीक है, आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और यदि आ रहा हो तो दोस्तों मैंने जो रेफरेंस लिया है यहाँ पे, ठीक है, ये बता देता हूँ कि बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग जो हमारी, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग। ठीक है, इसके अलावा नेट से ले रखा है दोस्तों, मैंने कुछ बुक से भी लिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, इसी के साथ अटैच कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
इसी लेक्चर के बाद जैसे अटैच कर रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर है जो दोस्तों, उसको देखना ना भूलें आप। नेक्स्ट लेक्चर है जो हमारा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग दोस्तों, इसको देखना ना भूलें। ठीक है, और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, गीता देवी एजुकेशन अकेडमी। जय हिंद, जय भारत।